गुड मॉर्निंग फ्रेंड। माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम दोबारा से आपका स्वागत है लक्ष्य के ऑडियो वर्जन में। आज हम लोग लेसन नंबर 14 को सुनेंगे और बाकी इसके आगे के चैप्टर्स को। इसका टाइटल है अपने समय का सही प्रबंधन करें। समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है और दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। जो लोग समय का इस्तेमाल समझदारी से करते हैं उन्हें समृद्ध, उपयोगी और संतुष्टिदायक जीवन का पुरस्कार मिलता है। इसे कहा है रॉबिन शर्मा ने। अपने सभी लक्ष्य हासिल करने के लिए और अपनी पूर्ण संभावना तक पहुंचने के लिए आपको अपने समय पर नियंत्रण रखना होगा। मनोवैज्ञानिक आमतौर पर इस बात से सहमत है कि नियंत्रण का एहसास खुशी, आत्मविश्वास, शक्ति और व्यक्तिगत सेहत की भावनाओं की कुंजी है। और यह एहसास तभी संभव है जब आप समय प्रबंधन की उत्कृष्ट योग्यताओं का अभ्यास करें। अच्छी खबर यह है, समय प्रबंधन एक योग्यता है और किसी भी अन्य योग्यता की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। अतीत में आप कितने ही अव्यवस्थित रहे हों या आप में टालमटोल करने या कम महत्वपूर्ण गतिविधियों में उलझे रहने की कितनी ही ज्यादा प्रवृत्ति हो, लेकिन आप बदल सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के सबसे कार्यकुशल, प्रभावी और सफल व्यक्तियों में से एक बन सकते हैं। बस इसके लिए आपको इतना भर सीखना है कि दूसरे लोग दुविधा से स्पष्टता तक और कुंठा से एकाग्रता तक कैसे पहुंचें। दोहराव और अभ्यास द्वारा आप अपने क्षेत्र के सबसे ज्यादा परिणाम केंद्रित व्यक्तियों में से एक बन सकते हैं। चुनाव और निर्णय। अगर सफलता के सिक्के का सामने वाला हिस्सा स्पष्ट लक्ष्य रखने की योग्यता है तो उसी सिक्के का दूसरा पहलू खुद को व्यवस्थित करने और अपना सबसे मूल्यवान काम करने की योग्यता है। हर दिन, हर मिनट आपके चुनावों और निर्णयों ने मिलकर इस पल तक आपका पूरा जीवन बनाया है। किसी भी तरह से जिंदगी को बदलने या बेहतर बनाने के लिए आपको नए चुनाव करने होंगे और नए निर्णय लेने होंगे, जो इस बात के तालमेल में होने चाहिए कि आप सचमुच कौन हैं और आप दरअसल चाहते क्या हैं। आपके लिए समय प्रबंधन का शुरुआती बिंदु यह है कि आप अपने लक्ष्य तय कर लें और फिर उन्हें प्राथमिकता और महत्व के क्रम में जमा लें। आपको हर पल एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि उस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। किसी पल यह कोई व्यावसायिक, वित्तीय या कैरियर संबंधी लक्ष्य हो सकता है। बाद में यह पारिवारिक या संबंधों का लक्ष्य हो सकता है। किसी अन्य अवसर पर यह सेहत या फिटनेस का लक्ष्य हो सकता है। हर मामले में आपको अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता पर राइफल से निशाना साधना चाहिए। आपको मशीन गन नहीं चलानी चाहिए जो कि एक ही समय में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग करती है। करने के लिए सही काम। आधुनिक गुरु और दार्शनिक पीटर औस्पेंस्की से एक बार एक विद्यार्थी ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे करने के लिए सही काम क्या है। औस्पेंस्की का जवाब था, अगर तुम मुझे अपना लक्ष्य बता दो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं तुम्हें करने के लिए सही काम क्या है। ये एक महत्वपूर्ण नीति कथा है। कौन सा काम सही है या गलत, अधिक महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण, उच्च प्राथमिकता का है या कम प्राथमिकता का, यह आप सिर्फ इसी तरीके से तय कर सकते हैं कि उस खास पल में आपका लक्ष्य क्या है। उस बिंदु के बाद आप अपनी सारी गतिविधियों को ए या बी गतिविधियों में विभाजित कर सकते हैं। ए गतिविधि का क्रिया है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती है। जितनी तेजी से और सीधे हो उतना ही बेहतर है। बी गतिविधि वह होती है जो आपको महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ाती है। बुद्धि की भूमिका। जीवन और काम में सफलता के मूल कारण क्या हैं, ये तय करने के लिए हजारों लोगों के गैलप इंटरव्यू लिए गए। इसमें बुद्धि के महत्व का बार बार जिक्र हुआ, लेकिन जब शोधकर्ताओं ने बुद्धि की परिभाषा पर जोर डाला तो उन्हें एक दिलचस्प जवाब मिला। बुद्धि को ऊंचे आईक्यू या स्कूल में अच्छे ग्रेड के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था। इसके बजाय बुद्धि को अमूमन काम करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया गया था। दूसरे शब्दों में, अगर आप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से काम करते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। अगर आप मूर्खतापूर्ण ढंग से काम करते हैं तो आप मूर्ख हैं। भले ही आपको कैसे भी ग्रेड मिले हो या आपके पास ढेर सारी डिग्रियां हों। और परिभाषा के अनुसार काम करने का बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका क्या है? काम करने का बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका यह है कि आपके काम आपके निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के तालमेल में हो।
हर बार जब आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो आपको अपेक्षित लक्ष्य के करीब पहुंचाता है, तो आप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ काम करने का गैर बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका वे काम करना है जो आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में नहीं बढ़ा रहे हों या इससे भी बुरी बात, लक्ष्यों से दूर पहुंचा रहे हों। साफ कहा जाए तो अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में मदद ना करने वाला हर काम मूर्खतापूर्ण है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो हर दिन मूर्खतापूर्ण ढंग से काम करते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता वे अपने जीवन पर कितना नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। अपने दीर्घकालीन लक्ष्य तय कीजिए। समय प्रबंधन स्पष्टता से शुरू होता है। आप कागज लेकर बैठते हैं और सटीकता से तय करते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप वित्तीय सफलता, पारिवारिक सफलता या व्यक्तिगत सेहत और फिटनेस के अंतिम दीर्घकालीन लक्ष्यों को तय करते हैं। एक बार जब आप निशाना साधने के लिए लक्ष्य स्पष्ट कर लेते हैं, तो इसके बाद आप वर्तमान पर लौट सकते हैं और हर दिन के हर घंटे और मिनट की योजना बना सकते हैं ताकि आप अपने सीमित समय में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। सूची से शुरू करें। समय प्रबंधन का मूलभूत साधन प्राथमिकता के क्रम में बनी सूची है। सूची व्यक्तिगत प्रबंधन के लिए सतत उपयोगी साधन है। वैसे सच्चाई यह है, आप समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ अपना प्रबंधन कर सकते हैं। इसलिए समय प्रबंधन में आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण और आत्म विजय की जरूरत होती है। समय प्रबंधन में इस बात की जरूरत होती है, आप अपने जीवन और काम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्णय लें और सर्वश्रेष्ठ चुनाव करें। फिर अपने निर्णयों पर अमल करें। आपको दीर्घकालीन, मध्यमकालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों व प्रोजेक्ट्स की सूचियों में अपने जीवन की योजना बनानी चाहिए। आपको हर महीने की योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए। इसमें आपको उन चीज़ों की सूची बनानी चाहिए जो आप उस महीने में हासिल करना चाहते हैं। आपको अपने हर निर्धारित मल्टीटास्क काम के हर कदम की सूची बना लेनी चाहिए और फिर उस सूची को प्राथमिकता तथा क्रम के हिसाब से जमा लेना चाहिए। एडवांस प्लानिंग। अपने अगले सप्ताह की योजना आज से ही बनाएं। सबसे बेहतर ये रहेगा, आप सप्ताह की योजना रविवार को बना लें। हर दिन की योजना भी पहले से बना लें। संभव है तो एक रात पहले जब आप अगले दिन करने वाले सभी कामों की सूची बना लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस सूची पर रात भर काम करता है। सुबह उठने पर आपके मन में अक्सर ऐसे विचार और बातें आती हैं जिनसे आपको अपनी उस सूची के काम निपटाने में मदद मिलती है। अपनी योजनाओं को लिखने से आप आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं। आप अपने जीवन में लोगों, अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करने लगते हैं जिनकी मदद से आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और अपने कामों को सबसे अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण में फर्क करें। अपने समय का प्रबंधन करने की प्रक्रिया में आपको अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण कामों में फर्क करना होगा। अत्यावश्यक काम बाहरी दबावों और आवश्यकताओं से तय होते हैं। आपको उन्हें तत्काल करना होता है। ज़्यादातर लोग अधिकांश दिन अत्यावश्यक कामों पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जैसे फ़ोन कॉल, व्यवधान, आपातकालीन स्थितियां और अपने बॉस तथा ग्राहकों की मांगे। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण काम वे हैं जो आपके दीर्घकालीन भविष्य में सबसे ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, जैसे योजना बनाना, व्यवस्थापन, अपने ग्राहकों का अध्ययन व शोध और शुरू करने से पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करना। फिर ऐसे काम आते हैं जो ना तो अत्यावश्यक हैं ना ही महत्वपूर्ण, जैसे फ़ोन की घंटी बजना या किसी सहकर्मी के साथ गपशप। क्योंकि ये चीज़ें कामकाज के दिन के दौरान होती है, इसलिए उन्हें वास्तविक काम मानने की गलती करना आसान है। बहरहाल फर्क यह है, इनका कोई सार्थक परिणाम नहीं मिलता। चाहे आप कितना ही अत्यावश्यक लेकिन महत्वहीन गतिविधियों में संलग्न हो, आप अपने काम या कंपनी में कोई योगदान नहीं देते हैं। चौथी श्रेणी में वे काम शामिल हैं जो ना तो अत्यावश्यक है ना ही महत्वपूर्ण, जैसे ऑफिस में अखबार पढ़ना या लंच में ज़्यादा समय लगाना। ये गतिविधियां आपके कैरियर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं क्योंकि वे उस समय को खा जाती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप वे परिणाम पा सकते थे जिनके लिए आपको भुगतान दिया जाता है और जिन पर आपका भविष्य निर्भर करता है। परिणामों पर विचार करें। किसी खास काम या गतिविधि का मूल्य तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण शब्द है परिणाम। मूल्यवान और महत्वपूर्ण काम यह है जिसके पूरा होने या ना होने के गंभीर परिणाम होते हैं। किसी काम या गतिविधि के संभावित परिणाम जितने बड़े होते हैं वो उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी काम के परिणाम बहुत कम होंगे तो वह खास महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए समय प्रबंधन में
आपको ऐसे कामों में ज़्यादा समय लगाना चाहिए जो आपके जीवन और काम पर सबसे ज़्यादा असर डाल सकते हैं। 80-20 का नियम लागू करें। जब आप आने वाले दिन के कामों की सूची तैयार कर लें तो अपनी सूची की समीक्षा करें और शुरू करने से पहले 80-20 का नियम लागू करें। 80-20 का नियम कहता है आपकी 20% गतिविधियां 80% महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपके पास 10 कामों की सूची है तो उनमें से 2 काम बाकी 8 कामों से ज़्यादा मूल्यवान होंगे। भले ही आप उन सभी को मिला लें, 10 में से 2 कामों के संभावित परिणाम बाकी 80% कामों से ज़्यादा होंगे। इस मामले में कई बार तो 90-10 का नियम ही लागू होता है। अक्सर 10 कामों की दैनिक सूची का एक काम बाकी सभी कामों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। दुर्भाग्य से अक्सर इसी काम को करने में आप सबसे ज़्यादा टाल मटोल करते हैं। रचनात्मक टाल मटोल का अभ्यास करें। जब आप अपने शीर्ष 20% कामों को पहचान लें तो आप बाकी में रचनात्मक टाल मटोल क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि आप हर काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको किसी न किसी काम को तो टालना ही होगा। इकलौता सवाल यह है कि आप किस काम को टालेंगे। जवाब आसान है, उन 80% कामों को टालें जो आपके मनचाहे लक्ष्यों और परिणामों में बहुत कम योगदान देते हैं। अपना समय और ध्यान उन 1-2 कामों को पूरा करने पर केंद्रित करें जो सबसे ज़्यादा फर्क डाल सकते हैं। ABCDE विधि का अभ्यास करें। प्राथमिकता तय करने की एक और विधि है ABCDE विधि। इस विधि के लिए आवश्यक है आप शुरू करने से पहले अपने कामों की सूची की समीक्षा करें और हर एक के सामने ABCD या E लिख लें। यह अभ्यास शुरू करने से पहले अपने कामों के बारे में सोचने भर से ही आपकी कार्यकुशलता और प्रभावकारिता नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। एक काम वो है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पूरे होने या ना होने के गंभीर परिणाम होते हैं। इसे करने या ना करने का आपके परिणामों और सफलता पर काफ़ी असर पड़ सकता है। आपको हमेशा सबसे पहले अपने ए काम करने चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ए काम हैं तो उन्हें प्राथमिकता के क्रम में A1, A2, A3 आदि में जमा लें। यह करने के बाद अपने A1 काम को शुरू करने और पूरा करने में अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित कर लें। बी काम वो है जिसे आपको करना चाहिए। इसके होने या ना होने के छोटे-छोटे परिणाम होते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्त को फ़ोन करने, सहकर्मियों के साथ लंच करने या ईमेल चेक करने, यह काम इस श्रेणी में आता है। इसे करने या ना करने से थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन आपके जीवन पर इसके परिणाम गौण ही होंगे। सी काम वो है जिसे करना अच्छा तो लगता है, लेकिन उसके कोई परिणाम नहीं होते हैं। एक और कप कॉफ़ी पीना, सहकर्मी के साथ गपशप करना, अखबार पढ़ना और दिन में शॉपिंग करने जाना सी कामों की श्रेणी में आते हैं। आप उन्हें करते हैं या नहीं, इसका आपके जीवन या काम पर कोई असर नहीं पड़ता। नियम यह है, जब तक ए श्रेणी का काम अधूरा पड़ा हो तब तक बी श्रेणी का काम कभी ना करें। जब तक बी श्रेणी का काम अधूरा पड़ा हो तब तक सी श्रेणी का काम कभी ना करें। दिन भर ए श्रेणी के कामों पर ध्यान केंद्रित रखें। डी श्रेणी का काम वो होता है जिसे आप किसी दूसरे को सौंप सकते हैं। नियम यह है, जो भी चीज़ दूसरे को सौंपी जा सकती है उसे सौंप दें ताकि आपके पास ए श्रेणी के कामों के लिए ज़्यादा समय रहे। वे काम जो जीवन और कामकाज में आपकी सफलता और खुशी को सबसे ज़्यादा तय करते हैं। ई श्रेणी का काम वह है जिसे आप पूरा करने पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। ये पुरानी गतिविधियां हो सकती हैं जो आज आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए जरा भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप दिन या सप्ताह में जो भी करते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा खत्म किया जा सकता है और इसका जरा भी असर नहीं पड़ेगा। बहिष्कृत विकल्प का नियम, आप चुनने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं। हर घंटे हर मिनट आप ये चुनाव करते हैं कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं। इसी से आपकी पूरी जिंदगी बनती है। बहिष्कृत विकल्प का नियम कहता है कि एक चीज करना यानी कोई दूसरी चीज ना करना। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो आप चेतन या अचेतन रूप से कोई दूसरा काम ना करने का फैसला कर रहे हैं, जिसे आप उस पल कर सकते हैं। आप कौन सा काम पहले करें, कौन सा दूसरे क्रम पर करें और कौन सा बिल्कुल ना करें। इस संदर्भ में समझदारी से चुनाव करने की योग्यता ही आपके पूरे जीवन को तय करती है। सबसे मूल्यवान काम चुनें। सफल ऊंची आमदनी वाले लोग आमतौर पर असफल कम तनख्वाह वाले लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान या कुशल नहीं होते। उनके बीच मुख्य अंतर यह होता है कि सफल लोग हमेशा ज़्यादा मूल्यवान काम करते हैं। असफल लोग हमेशा कम मूल्यवान कामों में अपना समय बर्बाद करते हैं। आप हमेशा चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
आप हमेशा ये चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं आप कौन सा काम ज्यादा करें और कौन सा काम कम। आपके चुनाव ही अंततः आपके साथ होने वाली हर चीज को तय करते हैं। एक ही बार में काम निपटाने का अभ्यास करें। एक बार में काम निपटाना समय और व्यक्तिगत प्रबंधन की बड़ी सशक्त तकनीक है। इसका मतलब यह है अपना A1 काम चुनने के बाद आप उस काम को शुरू कर दें और पूरी एकाग्रता और एकल मानसिकता से उस पर तब तक काम करते रहें जब तक कि वो 100% पूरा ना हो जाए। बिना किसी भटकाव या व्यवधान के खुद को एकाग्र बनाने के लिए अनुशासित करें। अगर आपका ध्यान भटक रहा है या ब्रेक लेने के लिए ललचा रहे हैं या टालमटोल करने की इच्छा जाग रही है तो बार बार यह दोहराकर खुद को प्रेरित करें, दोबारा काम पर लौटो, दोबारा काम पर लौटो, दोबारा काम पर लौटो। फिर उस काम को पूर्णता तक पहुंचाने की अपनी सारी कोशिशों को बढ़ा दें। थॉमस एडिसन ने एक बार लिखा था, मेरी सफलता में इस गुण ने सबसे ज्यादा योगदान दिया कि मुझ में लगातार बिना रुके एक ही चीज पर काम करने की योग्यता थी। आपको भी इसी सिद्धांत पर अमल करना चाहिए। कालपिंड उत्पन्न करें। अपने दिन की योजना पहले से बना लें और कार्य समय के 30, 60 और 90 मिनट के कालपिंड तय कर लें। ये ऐसे कालखंड हैं जिनमें आप बिना व्यवधान या रुकावट के अपने सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। ये पिंड किसी भी बड़े महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। कार्य समय के लंबे कालपिंड बनाने का एक तरीका सुबह जल्दी उठकर किसी बड़े काम, प्रोजेक्ट या प्रस्ताव पर लगातार बिना रुके काम करना है। कई बार आप रात को या वीकेंड पर भी कालपिंड तय कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सभी महत्वपूर्ण कामों में जिनके गंभीर संभावित परिणाम होते हैं एकाग्रता केंद्रित समय और ऊर्जा के बड़े टुकड़ों की जरूरत होती है। अर्ल नाइटिंगेल ने एक बार कहा था, मनुष्य की हर महान उपलब्धि से पहले अक्सर कई साल के एकाग्र प्रयास की एक लंबी अवधि रही है। खुद को पटरी पर रखें। हर दिन काम शुरू करने से पहले और दिन भर आपको ये 5 सवाल पूछने और बार बार इनका जवाब देने की जरूरत होती है। इनसे पहला सवाल है, मुझे नौकरी पर क्यों रखा गया है? आपको कौन सी चीज हासिल करने के लिए नौकरी पर रखा गया है? अगर आपके बॉस आपसे ये पूछे, हम आपको तनख्वाह क्यों देते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सच्चाई यह है, आपको कुछ खास परिणाम हासिल करने के लिए नौकरी पर रखा गया है जिनका आपके संगठन के लिए आर्थिक मूल्य होता है और आपके 20% कामों से आपका 80% मूल्य तय होता है। आमतौर पर आपको पता होना चाहिए कि आपको नौकरी पर क्यों रखा गया है और फिर आपको दिन भर अपना समय और ध्यान उन्हीं कामों पर केंद्रित करना चाहिए जिनका आपके बिजनेस या संगठन पर सबसे ज्यादा फर्क पड़े। ज्यादा मूल्यवान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। आपके खुद के से दिन भर यह सवाल पूछना चाहिए, मेरी सबसे ज्यादा मूल्यवान गतिविधि कौन सी है? ये वे गतिविधियां हैं जिनमें आपकी कंपनी या कैरियर संबंधी गुणों, योग्यताओं, अनुभवों और कुशलताओं का सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल होता है। वे कौन सी हैं? अगर जवाबों के बारे में आपको जरा से भी शंका हो तो आपको अपने बॉस से पूछे कि उनके हिसाब से आपकी सबसे ज्यादा मूल्यवान गतिविधियां क्या हैं। जवाब जो भी हो, दिन भर वही काम करने के लिए समर्पित हो जाएं। अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर काम करें। आपको खुद से दिन भर तीसरा सवाल ये पूछते रहना चाहिए, मेरे प्रमुख परिणाम क्षेत्र क्या हैं? जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है, आपके प्रमुख परिणाम क्षेत्र वे काम हैं जिन्हें आपको उत्कृष्ट अंदाज में हर हालत में पूरा करना होगा। तभी आप अपने सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हासिल कर सकते हैं। उन्हीं से काम में आपकी सफलता या असफलता काफी हद तक तय होती है। आपको इनमें से हर काम को स्पष्टता से पहचान लेना चाहिए और फिर प्रत्येक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा आपको हर दिन हर प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में बेहतर बनने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। याद रखें, आपकी सबसे कमजोर प्रमुख योग्यता से ही वो ऊंचाई तय होती है जिस पर आप अपनी बाकी योग्यताओं का इस्तेमाल करते हैं। किसी क्षेत्र में सिर्फ एक कमजोरी के कारण पीछे ना रुके रहें, खास तौर पर तब जब आप उस चीज को सीख सकते हैं जिसकी जरूरत आपको उस खास क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए होगी। फर्क डालें। आपको खुद से दिन भर ये चौथा सवाल पूछना चाहिए, वह कौन सी चीज है जिसे मैं और सिर्फ मैं कर सकता हूं, जिसे अच्छी तरह से करने से मेरी कंपनी पर सच्चा फर्क पड़ेगा। ये खुद को एकाग्र बनाए रखने और पटरी पर कायम रखने के लिए बड़ा अच्छा सवाल है। वह कौन सी चीज है जिसे आप और सिर्फ आप ही कर सकते हैं और जिससे आपके कैरियर पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ सकता है। एक बार फिर अगर आपको जवाब के बारे में शंका हो तो अपने बॉस से पूछ लें। कई बार तो आपको ये सवाल पूछने से पहले उन्होंने भी इस बारे में पूरी तरह नहीं सोचा होगा।
कई बार तो उन्होंने इसके बारे में जरा भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जब आप दोनों उन 1-2 कामों पर सहमत हो जाते हैं जो बाकी सभी चीज़ों से ज़्यादा फर्क डालेंगे, तो आपको अपनी सारी ऊर्जा उन खास कामों को फटाफट और अच्छी तरह से करने में लगा देना चाहिए। इससे आपको अपने कैरियर में जितनी मदद मिलेगी, उतनी किसी दूसरे निर्णय से नहीं मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, समय प्रबंधन का 5वां और शायद सबसे अच्छा सवाल यह है, मेरे समय का इस वक्त सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है? लक्ष्य निर्धारण, व्यक्तिगत नियोजन और समय प्रबंधन की सभी तकनीकों और विधियों का लक्ष्य इस सवाल का सटीक जवाब देने में आपकी मदद करना है, हर दिन हर मिनट। जब आप बार बार ये सवाल पूछने और इसका जवाब देने के लिए खुद को अनुशासित कर लेते हैं और आपको यकीन होता है कि आप जो भी कर रहे हैं वही इस सवाल का जवाब है, तो आप अपने आसपास के लोगों से 2-3 गुना ज़्यादा हासिल करने लगेंगे। आप ज़्यादा उपयोगी बन जाएंगे, आप ज़्यादा मूल्यवान काम करने लगेंगे और अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा परिणाम पाने लगेंगे। अपने समय के सबसे मूल्यवान उपयोग के आधार पर काम के लिए खुद को अनुशासित करें, चाहे वो उस पल जो भी हो, आपकी सफलता तय है। प्रबलता से परिणाम केंद्रित बने। अंतिम विश्लेषण में उच्च उत्पादकता और प्रदर्शन की कुंजी ये है, उन गिने चुने कामों में बेहतर बनने के लिए खुद को समर्पित करें जो आपके अधिकांश परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही वे काम दूसरों को सौंपना, आउटसोर्स करना और खत्म करना सीखें जो आपके परिणामों और पुरस्कारों में बहुत कम योगदान देते हैं। जैसा कि गेटे ने कहा था, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को सबसे महत्वहीन चीज़ों की दया पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शायद समय प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे अच्छा एकमात्र शब्द है नहीं। अब जब भी समय की कोई ऐसी मांग दिखे जो उस पल आपके समय का सबसे मूल्यवान इस्तेमाल ना हो, तो बस नहीं कह दें। समय प्रबंधन की आदतें डालें। अच्छी बात यह है कि समय प्रबंधन एक ऐसी योग्यता और अनुशासन है जिसे आप अभ्यास के साथ सीख सकते हैं। सफलता का एक नियम यह है, अच्छी आदतें डालें और उनमें माहिर बन जाएं। दैनिक अभ्यास के साथ आप समय प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट बन सकते हैं। दिन शुरू करने से पहले अपने कामों की सूची बना लें। इस सूची को प्राथमिकता के क्रम में बनाएं। अत्यावश्यक को महत्वपूर्ण में अमल अलग कर लें। 80-20 नियम या ABCD विधि का इस्तेमाल करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को चुन लें और फिर फौरन उसे करने लगें। खुद को पूरी एकाग्रता से उस एक काम या गतिविधि पर अनुशासित करें जब तक कि वो 100% पूरी ना हो जाए। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम पूरा करते हैं तो आपको हर बार खुशी, उत्साह और उच्च आत्मसम्मान का ज्वार महसूस होगा। आप ज़्यादा ऊर्जावान और शक्तिशाली महसूस करेंगे। आप ज़्यादा खुश और अपने जीवन के ज़्यादा नियंत्रण में महसूस करेंगे। आप अपने कामकाज में शिखर पर होंगे। आप अपने अगले बड़े काम को शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए भी ज़्यादा प्रेरित होंगे। जब भी आप धीमे हो रहे हो या आपके टालमटोल या विलंब करने की इच्छा हो रही हो, तो खुद से कहें, इसे अभी करो, इसे अभी करो, इसे अभी करो। तत्कालिकता का एहसास कराएं, कर्म की प्रवृत्ति जगाएं, शुरू करें, जुटे रहें और तेजी से काम करें। खुद को अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनने के लिए अनुशासित करें। फौरन इसमें जुड़ जाएं और इसे तब तक करते रहें जब तक यह पूरा ना हो जाए। समय प्रबंधन की ये आदतें आपके जीवन के हर हिस्से में शिखर प्रदर्शन की कुंजियां हैं। अध्याय 15 चैप्टर नंबर 15 का टाइटल है, हर दिन अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। ये एक मनोवैज्ञानिक नियम है, हम जो चीज पाने की इच्छा करते हैं उसकी छाप हमें अपने व्यक्तिपरक या अवचेतन मन पर छोड़नी चाहिए। इसे कहा है ओरिसन स्वीट मॉर्डन ने। कई बार मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूँ, यहाँ बैठे कितने लोग अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं? इसमें कोई हैरानी नहीं है, हर व्यक्ति अपना हाथ उठा देता है। फिर मैं कहता हूँ, देखिए आपके लिए अच्छी खबर है, यहाँ बैठे हर व्यक्ति की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, पक्की गारंटी है, बशर्ते आप पर्याप्त लंबा जिएं। अगर आपकी आमदनी हर साल 3-4% बढ़ती है, जो जीवन की लागत में होने वाली औसत सालाना वृद्धि है, तो आपकी आमदनी लगभग 20 साल में दोगुनी हो जाएगी। लेकिन ये काफी लंबा इंतजार है। असल सवाल आमदनी दोगुनी करना नहीं है, असल सवाल तो यह है आप इसे कितनी जल्दी दोगुनी चाहते हैं। लक्ष्य हासिल करने की गति को दोगुना करना। ऐसे कई तकनीकें हैं जो व्यक्तिगत और वित्तीय लक्ष्यों को ज्यादा तेजी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। इस अध्याय में मैं आपको एक खास विधि बताना चाहता हूं जिसने किसी भी अन्य विधि के मुकाबले ज्यादा लोगों को शून्य से शिखर पर पहुंचाया है। ये सरल, तेज, असरदार है और इसके कारगर होने की गारंटी है, बशर्ते आप इस पर अमल करें। इससे पहले मैंने कहा था, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं।
यह महान शक्ति सारे धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और सफलता की बुनियाद है। जैसा कि मेरे एक टीचर जॉन बॉयल ने एक बार कहा था, जो भी आप अपने दिमाग में लगातार कायम रखते हैं वह आपको मिल सकता है। यही कुंजी है। सकारात्मक सोचना बनाम सकारात्मक जानना। आज बहुत से लोग सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बातें करते हैं। सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अगर दिशा ना दी जाए और नियंत्रित ना किया जाए तो सकारात्मक सोच जल्द ही विकृत होकर सिर्फ सकारात्मक इच्छा और सकारात्मक आशा बनकर रह सकती है। हो सकता है सकारात्मक सोच प्रेरणा और उच्चतर उपलब्धि की शक्ति ना बन पाए और अच्छी बुरी परिस्थितियों में जीवन के बारे में सिर्फ एक खुशनुमा नजरिया बनकर रह जाए। लक्ष्य हासिल करने में एकाग्र और प्रभावी बनने के लिए सकारात्मक सोच को सकारात्मक जानने, पॉजिटिव नोइंग में बदलना होगा। आपको अपने अस्तित्व की गहराई में इस बात का पूरा यकीन करना होगा कि आप किसी खास लक्ष्य को हासिल करने में जरूर सफल होंगे। आपको बिना किसी शंका के आगे बढ़ना होगा। आपको संकल्पित और दृढ़ बनना होगा। आपको अपनी अंतिम सफलता के बारे में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करें। सफलता के अडिग विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करने के लिए आप जो भी करते हैं उससे लक्ष्यों को ज्यादा तेजी से हासिल करने में मदद मिलती है। मैं यहाँ आपको जो विधि बताने जा रहा हूँ उसमें दरअसल आपको योग्यताएं और गुण कई गुना बढ़ सकते हैं। इससे आप अपने वर्तमान स्थिति से अपने मनचाहे मंजिल पर ज्यादा तेज गति से पहुंच सकते हैं। एक महत्वपूर्ण मानसिक नियम है, जो भी छाप छूटती है वह वक्त जरूर होती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी गहरी छाप छोड़ते हैं वह अंततः आपके बाहरी जगत में अभिव्यक्त होती है। मानसिक प्रोग्रामिंग में आपका मकसद आपके अवचेतन मन पर अपने लक्ष्यों की गहरी छाप छोड़ना है, ताकि वे लॉक इन हो जाएं और खुद अपनी शक्ति खींचें। इस विधि से आपको ऐसा करने में मदद मिल सकती है। सुनियोजित बनाम अनियोजित लक्ष्य निर्धारण। मैं कई सालों तक अपने लक्ष्यों पर काम करता रहा था। उन्हें साल में 1-2 बार लिख लेता था और मौका मिलने पर उसकी समीक्षा भी कर लेता था। इससे मेरे जीवन में अविश्वसनीय फर्क पड़ा। अक्सर मैं जनवरी में पूरे साल के लक्ष्यों की सूची बनाता था। उस साल दिसंबर में अपनी सूची की समीक्षा करते समय मैं ये पाता था कि मेरे अधिकांश लक्ष्य हासिल हो चुके हैं, जिनमें सबसे बड़े और अविश्वसनीय लगने वाले लक्ष्य भी शामिल थे। फिर मैंने वह तकनीक सीखी जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। मुझे पता चला अगर साल में 1 बार लक्ष्य लिखने में इतनी शक्ति है तो लक्ष्यों को ज्यादा बार लिखना तो और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। कुछ लेखक सुझाव देते हैं आप हर महीने 1 बार अपने लक्ष्य लिखें और उनकी समीक्षा करें। कई अन्य लेखक 1 सप्ताह में 1 बार ऐसा करने की सलाह देते हैं। मैंने सीखा है लक्ष्यों को हर दिन लिखने को और बार बार लिखने से सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है। अपने लक्ष्य हर दिन लिखें। इसकी तकनीक यह है, एक स्पाइरल नोटबुक लें जिसे आप हमेशा अपने साथ रखते हो। हर दिन अपने नोटबुक खोलें और उसमें अपने 10-15 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की सूची लिख लें। ऐसा करते समय आप लक्ष्यों की पुरानी सूची ना देखें, ये काम हर दिन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो कई उल्लेखनीय चीजें होंगी। पहले दिन अपने लक्ष्यों की सूची लिखते समय आपको थोड़ा सोच विचार करना होगा। ज्यादातर लोगों ने जिंदगी में कभी अपने 10 शीर्षस्थ लक्ष्यों की सूची बनाई ही नहीं है। दूसरे दिन जब आप पहले सूची को देखे बिना नई सूची बनाएंगे तो ये ज्यादा आसान होगा। बहरहाल आप जो 10-15 लक्ष्य लिखेंगे उनका वर्णन और प्राथमिकता का क्रम बदल जाएगा। कई बार तो पिछले दिन लिखा कोई लक्ष्य अगले दिन नजर ही नहीं आएगा। आप उसे भूल जाएंगे या फिर हो सकता है वो बाद में ज्यादा उचित समय पर दोबारा प्रकट हो जाए। हर दिन जब आप अपने 10 से 15 लक्ष्यों की सूची लिखेंगे तो आपकी परिभाषाएं ज्यादा स्पष्ट और पैनी बन जाएंगी। आप अंततः हर दिन खुद को वही शब्द लिखते पाएंगे। आपके आसपास के जीवन की परिवर्तनों के साथ साथ आपका प्राथमिकता का क्रम भी बदलेगा। लेकिन लगभग 30 दिन बाद आप खुद को हर दिन वही लक्ष्य लिखते और दोहराते लिखते पाएंगे। आपकी जिंदगी उड़ान भरती है। इसी समय आपके जीवन में एक उल्लेखनीय चीज होगी, ये उड़ान भरने लगेगा। आप रनवे पर से भागते जेट में बैठे यात्री जैसा महसूस करेंगे। आपका कार्य जीवन और व्यक्तिगत जीवन नाटकीय रूप से बेहतर बनने लगेगा। आपका मस्तिष्क विचारों और ज्ञान से चमकने लगेगा। आप ऐसे लोगों और संसाधनों को अपने जीवन में आकर्षित करने लगेंगे जो आपके लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। आप तेज गति से तरक्की करने लगेंगे, कई बार तो इतनी तेज गति से कि आपको डर लगने लगेगा। हर चीज बहुत ही सकारात्मक तरीके से बदलने लगेगी। मैं इतने वर्षों में 23 देशों में भाषण दे चुका हूं और 20 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित कर चुका हूं।
मैंने लाखों प्रतिभागियों को 10 लक्ष्यों का यह अभ्यास बताया है। मैं उन्हें जो अभ्यास देता हूं वो आपको दिए गए अभ्यास से ज्यादा सरल होता है। यह अभ्यास इस तरह है। मैं अपने श्रोताओं से 10 लक्ष्यों की एक सूची बनाने को कहता हूं जो वे आने वाले साल में हासिल करना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूं वे उस सूची को साल भर बाद खोलें। जब एक साल बाद सूची खोलते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे जादू की छड़ी घूम गई है। लगभग हर मामले में उनके 10 में से 8 लक्ष्य हासिल हो चुके होंगे, कई बार तो बहुत उल्लेखनीय तरीकों से। मैंने यह अभ्यास दुनिया भर में हर भाषा और संस्कृति के लोगों को दिया है। लगभग हर मामले में जब मैं उनके शहर और देश में दोबारा लौटता हूं तो मुझसे बात करने के लिए लोग लाइन बनाकर आते हैं, जैसा कि शादी के रिसेप्शन में होता है। फिर वे मुझे कहानी बताते हैं 1 साल या ज्यादा समय पहले वो लक्ष्य लिखने से उनकी जिंदगी कितनी बदल गई है। इस विधि पर काम करना। इस अध्याय में हम जिस अभ्यास पर चर्चा कर रहे हैं उसमें आप इन लोगों को मिले परिणामों से ज्यादा बड़े और ज्यादा तीव्र परिणाम पाना सीखेंगे। कारण स्पष्ट है, इन लोगों ने अपने लक्ष्य सिर्फ एक बार लिखे थे। आपके परिणाम दोगुने या तिगुने हो जाएंगे और 5 या 10 गुना भी बढ़ जाएंगे जब आप लक्ष्य निर्धारण की उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिस पर हमने पहले बातचीत की है, यानी जब आप अपने लक्ष्य हर दिन लिखते हैं। आपको इस अभ्यास से अधिकतम लाभ पाने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले तो आपको 3 P के फार्मूले का पालन करना होगा। आपके लक्ष्य सकारात्मक पॉजिटिव होने चाहिए, वर्तमान प्रेजेंट में होने चाहिए और व्यक्तिगत पर्सनल भी होने चाहिए। अपने अवचेतन मन को सक्रिय कर दें। आपका अवचेतन मन सिर्फ वर्तमान काल में कहे गए सकारात्मक कथनों से सक्रिय होता है। इसलिए आप अपने लक्ष्य इस तरह लिखते हैं जैसे आप उन्हें पहले ही हासिल कर चुके हों। मैं अगले 12 महीनों में $50,000 कमाऊंगा। यह लिखने के बजाय आप लिखते हैं मैं हर साल $50,000 कमाता हूं। आपके लक्ष्य सकारात्मक तरीके से व्यक्त भी होने चाहिए। मैं धूम्रपान करना छोड़ दूंगा या मैं कुछ पाउंड वजन घटा लूंगा। ऐसा कहने के बजाय यह कहें मैं नॉन स्मोकर हूं या मेरा वजन इतना पाउंड है। आपका आदेश सकारात्मक होना चाहिए क्योंकि आपका अवचेतन मन नकारात्मक आदेश को प्रोसेस नहीं कर सकता। यह सिर्फ सकारात्मक वर्तमान काल के कथन को ही ग्रहण करता है। तीसरे पी का मतलब है व्यक्तिगत। जिंदगी के हर लक्ष्य की शुरुआत मैं शब्द से करें और उसके बाद किसी क्रिया को लगाएं। आप ही ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपने संदर्भ में मैं शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके अवचेतन मन को मैं शब्द से शुरू होने वाला आदेश मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी फैक्ट्री को हेड ऑफिस से उत्पादन करने का आदेश मिला हो। यह उस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के लिए तत्काल काम में जुड़ जाता है। मिसाल के तौर पर आप ये नहीं कहते हैं मेरा लक्ष्य हर साल $50,000 कमाना है। इसके बजाय आप कहते हैं मैं हर साल $50,000 कमाता हूं। अपने हर लक्ष्य को इस तरह लिखें मैं कमाता हूं, मेरा वजन इतना है, मैं ये जीतता हूं, मैं ये कार चलाता हूं, मैं ऐसे ऐसे मकान में रहता हूं, मैं उस पहाड़ पर चढ़ता हूं और आगे भी इसी तरह। अपने लक्ष्यों के लिए डेडलाइन तय कर लें। अपने दैनिक लिखित लक्ष्यों की शक्ति बढ़ाने के लिए हर लक्ष्य की एक डेडलाइन तय करके उसे लिख लें। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं मैं 31 दिसंबर तक हर महीने औसतन $5,000 कमाता हूं। इसके बाद यह साल भी लिख लें। जैसा कि हमने पहले वाले अध्याय में बात की थी, आपका मस्तिष्क डेडलाइन से प्रेम करता है और व्यवस्था तंत्र में तरक्की करता है। भले ही आप वो न जानते हो कि वो लक्ष्य कैसे हासिल होगा, लेकिन हमेशा खुद को एक पक्की डेडलाइन दें। याद रखें नई जानकारी मिलने पर आप कभी भी डेडलाइन बदल सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप हर लक्ष्य के बाद विस्मय दिबोधक चिन्ह की तरह ही डेडलाइन भी लिखें। आप इसे कितनी शिद्दत से चाहते हैं। हर दिन अपने 10 लक्ष्यों को लिखने का यह अभ्यास एक इम्तहान है। इम्तहान ये तय करना है कि आप इन लक्ष्यों को कितनी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं। अक्सर आप एक बार लक्ष्य लिख लेंगे लेकिन उसे दोबारा लिखना भूल जाएंगे। तो इसका मतलब सिर्फ यह है आप या तो सचमुच उस लक्ष्य को किसी दूसरी चीज जितना हासिल नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको सचमुच यकीन नहीं है कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बहरहाल आप हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखने और दोबारा लिखने में जितने ज़्यादा अनुशासित होंगे आप इस बारे में उतना ही ज़्यादा स्पष्ट बन जाएंगे कि आप सचमुच क्या चाहते हैं और आपको उतना ही ज़्यादा विश्वास हो जाएगा कि आप उन्हें पाना संभव है। प्रक्रिया पर भरोसा करें। जब आप अपने लक्ष्य लिखना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको जरा भी अंदाजा ना हो कि वे कैसे हासिल होंगे,
यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो बस यह है कि आप उन्हें हर दिन लिखें और दोबारा लिखें, और इस बात पर पूरा विश्वास रखें कि जब भी आप उन्हें लिखते हैं तो आप हर बार अपने अवचेतन मन पर उनकी गहरी छाप छोड़ रहे हैं। एक निश्चित बिंदु पर आपको उन पर पूरा विश्वास हो जाएगा और आप भरोसा करने लगेंगे कि आपका लक्ष्य हासिल हो सकता है। जब आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्यों को चेतन मन के आदेशों के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो यह आपके सभी शब्दों और कार्यों को उन लक्ष्यों के तालमेल में बैठाने लगेगा। आपका अवचेतन मन ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आपके जीवन में आकर्षित करने लगेगा जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपका मानसिक कंप्यूटर दिन में 24 घंटे काम करता है। आपका अवचेतन मन उस विशाल कंप्यूटर की तरह काम करता है जो कभी बंद नहीं होता। यह हमेशा आपके लक्ष्यों को हकीकत में बदलने में मदद करता रहता है। लगभग आपके कुछ किए बिना ही आपके लक्ष्य आपके जीवन में साकार होने लगेंगे, कई बार तो बहुत उल्लेखनीय और अप्रत्याशित तरीके से। कुछ साल पहले मैं लॉस एंजलिस में एक बिजनेसमैन से मिला जिसके मन में एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार था। वो हवाई में एक एम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहता था जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों के रेस्तरां, डिस्प्ले और प्रदर्शनियां हों। वो इसे बनाने के लिए मिलियनों डॉलर की निवेश पूंजी इकट्ठी करना चाहता था। उसे पूरा विश्वास था वो बहुत बड़ा आकर्षण होगा और उसे सभी देशों का समर्थन मिल सकता है, बशर्ते वह प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए शुरुआती धन जुटा ले। मैंने उसे विनम्रता से बताया कि मेरे विचार से उसका ये ख्याल विशुद्ध फंतासी है। उसके जैसे सीमित संसाधन वाले व्यक्ति के लिए इतने बृहद काम की जटिलता और खर्च इतने विशाल थे कि वो समय की बर्बादी होगी। मैंने उसे धन्यवाद दिया और उसने मुझे इस पूरी योजना को एक साथ लाने संबंधी काम का प्रस्ताव दिया। फिर मैं वहां से चला गया। ये 1960 के दशक की बात थी। अगली बार मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में यह सुना कि वाल्ट डिज्नी कॉर्पोरेशन ने इस विचार को पूरी तरह अपना लिया था। इसे एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप कम्युनिटी ऑफ टुमारो एपकॉट सेंटर नाम दिया गया था और ऑरलैंडो फ्लोरिडा में डिज्नी वर्ल्ड के पास इसका निर्माण शुरू कर दिया गया था। एम्यूजमेंट पार्क और विकास की बदौलत हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर की कमाई हो रही है और यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को सक्रिय कर दें। यहाँ पर एक मुद्दे की बात है। उस वक्त एक युवक के रूप में मैं ये नहीं जानता था कि जब आप कोई लक्ष्य लिख लेते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा या असंभव लग रहा हो, तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों की एक श्रृंखला को सक्रिय कर देते हैं जो अक्सर असंभव को संभव बना देती है। मैं इसे अति चेतन मस्तिष्क वाले अध्याय में ज्यादा विस्तार से समझाऊंगा। जब भी आप किसी का कोई नया लक्ष्य लिखते हैं तो हो सकता है कि आपको इसे हासिल करने की संभावना के बारे में शंका हो सकता है आपके अवचेतन मन में विचार तो हो लेकिन पूरा विश्वास ना हो कि यह आपके लिए संभव है। यह सामान्य और स्वाभाविक है, इसलिए इस कारण के चलते इस विधि का प्रतिदिन इस्तेमाल ना रोकें, बस इसे कर दें। इस विधि को कारगर बनाने के लिए बस इतना ही जरूरी है कि आप एक स्पाइरल नोटबुक लें और फिर हर दिन अपने उस लक्ष्य सकारात्मक वर्तमान व्यक्तिगत काल में लिखें। आपको बस इतना ही करना है। एक सप्ताह, एक महीने या एक साल बाद जब आपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी जिंदगी बहुत उल्लेखनीय तरीके से बदल गई है। अगर इस विधि में आपको कोई संदेह है तब भी इसे आजमा कर देखने में क्या दिक्कत है। इसके लिए हर दिन लगभग 5 मिनट ही तो देने हैं। अच्छी खबर यह है कि 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं लेकिन मुझे आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने मुझे बताया हो कि यह तरीका कारगर नहीं है। होता है इसका विपरीत है। मुझे लगभग हर दिन देश और दुनिया भर से पत्र, फोन, ईमेल और मुलाकातों में बताया जाता है कि इस विधि से अविश्वसनीय परिवर्तन हुए हैं और लोगों के जीवन का अप्रत्याशित कायाकल्प हो गया है। अपने परिणामों को कई गुना कर दें। आप कुछ अतिरिक्त तकनीकों से इस विधि के प्रभाव को कई गुना कर सकते हैं। पहली विधि यह है, अपने लक्ष्य को सकारात्मक व्यक्तिगत वर्तमान काल में लिखने के बाद कम से कम 3 काम लिख लें जिन्हें आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्काल कर सकते हो। ये काम भी वर्तमान सकारात्मक व्यक्तिगत काल में होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपका लक्ष्य है निश्चित धनराशि कमाना। आप लिख सकते हैं, मैं अगले 12 महीनों में $50,000 कमाना चाहता हूं। फिर आप इसके ठीक नीचे लिख सकते हैं, पहला, मैं हर दिन की योजना पहले से बनाता हूं। दूसरा, मैं तत्काल अपने सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू करता हूं। तीसरा, मैं पूरी एकाग्रता से अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर तब तक ध्यान केंद्रित करता हूं जब तक यह पूरा नहीं हो जाता। आपका लक्ष्य चाहे जो हो, आप आसानी से 3 कार्य कदमों के बारे में सोच सकते हैं
जिन्हें आप उस लक्ष्य को पाने के लिए तत्काल उठा सकते हैं। जब आप कार्य कदमों को लिख लेते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में उस समय के साथ उनकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। एक निश्चित बिंदु पर आप पाएंगे कि आप लिखे हुए कदम सचमुच उठा रहे हैं। कई बार तो उनके बारे में सोचे बिना भी और आप जो भी कदम उठाएंगे वो आपको ज़्यादा तेजी से आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। 3 बाई 5 इंच के इंडेक्स कार्ड का इस्तेमाल करें। आप एक और तरीके से दैनिक लक्ष्य निर्धारण की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यह 3 बाई 5 इंच के इंडेक्स कार्डों पर अपने लक्ष्य लिखना। हर कार्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में एक लक्ष्य लिख लें। इन कार्डों को अपने साथ हर समय रखें। जब भी आपके पास कुछ खाली पल हो तो अपने इंडेक्स कार्ड बाहर निकालें और एक एक करके अपने लक्ष्यों पर नजर डालें। इनमें से हर लक्ष्य को व्यक्तिगत, सकारात्मक, वर्तमान काल के संकल्प के रूप में लिखा जाना चाहिए। किसी ने एक बार कहा था, मैं सुबह नाश्ते के बगैर काम चला सकता हूं, लेकिन संकल्प के बिना नहीं। हर बार जब आप इन कार्डों का इस्तेमाल करें तो कुछ पल का समय लें, गहराई से सांस लें और चैन से बैठकर अपने हर लक्ष्य की समीक्षा करें। एक बार में एक लक्ष्य को पढ़ते समय कल्पना करें वह लक्ष्य इसी समय हकीकत बन चुका है। खुद को उस लक्ष्य पर देखें, उसका आनंद लें और उसे हासिल करने की खुशी महसूस करें। इसका एक विकल्प यह है, अपने इंडेक्स कार्ड पढ़ते समय उन विशिष्ट कदमों की कल्पना करें जिन्हें आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्काल उठा सकते हैं। आपको एक कल्पना करनी चाहिए कि आप सचमुच वे कदम उठा रहे हैं, फिर रिलैक्स हो जाएं और अगले लक्ष्य पर पहुंच जाएं। आदर्श स्थिति में आपको हर दिन कम से कम 2 बार इंडेक्स कार्डों पर लिखे लक्ष्यों की समीक्षा करनी चाहिए। उन्हें अपने साथ रखें और दिन भर उनकी समीक्षा करते रहें। मानसिक प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा समय, दिन में 2 बार ऐसा समय आता है जो लक्ष्य लिखने के लिए आदर्श होता है। यह आपके इंडेक्स कार्ड को पढ़ने और समीक्षा करने के लिए भी आदर्श है। यह है रात को सोने जाने से ठीक पहले का समय और सुबह उठने से ठीक बाद का समय, ऑफिस जाने का समय। जब आप रात को अपने लक्ष्य दोबारा लिखते और उनकी समीक्षा करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में उनकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। फिर अवचेतन मन के पास आपके लक्ष्यों पर रात भर काम करने का मौका होता है। जब आप सो रहे होते हैं, सुबह उठने पर आपके मन में अद्भुत विचार आएंगे कि आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं या किन लोगों से मदद मांग सकते हैं। जब आप अपना दिन शुरू करने से पहले सुबह अपने लक्ष्य दोबारा लिखते हैं और उनकी समीक्षा करते हैं तो आप दिन भर सकारात्मक सोच और सकारात्मक कर्म के लिए अपने प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जिस तरह सुबह शारीरिक व्यायाम आपके शरीर को चुस्त बनाता है, उसी तरह सुबह अपने लक्ष्यों की समीक्षा करने से आपका मस्तिष्क चुस्त बनता है और आपके दिन भर अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में बनाए रखता है। हर दिन सुबह और रात को अपने लक्ष्य दोबारा लिखने और उनकी समीक्षा करने का परिणाम ये होगा कि आप अपने अवचेतन मन में उनकी और भी ज्यादा गहरी छाप छोड़ेंगे। आप धीरे धीरे सकारात्मक सोच से सकारात्मक जानने की ओर बढ़ने लगेंगे। आप एक गहरा और अटल विश्वास विकसित करेंगे कि आपके लक्ष्य हासिल हो सकते हैं और उनका हासिल होना सिर्फ समय की बात है और आप सही होंगे। यहाँ पर अध्याय 15 समाप्त होता है। अब अध्याय 16 चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट होता है, जिसका टाइटल है अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर लगातार देखें। अपने सपनों और भविष्य दृष्टि की कदर करें क्योंकि वे आपके आत्मा के शिशु हैं, आपके चरम उपलब्धियों के ब्लूप्रिंट। इसे कहा है नेपोलियन हिल ने। आपके मस्तिष्क में असीमित शक्तियां होती हैं। कई लोग इन शक्तियों के बारे में जागरूक नहीं होते और लक्ष्य हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ औसत परिणाम मिलते हैं। जब आप अपने अवचेतन और अतिचेतन मनों की शक्तियों का दोहन करते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं तो आप अक्सर 1-2 साल में इतना कुछ हासिल कर लेंगे जितना अधिकांश लोग जिंदगी भर में भी हासिल नहीं कर पाते। आप अपने लक्ष्यों की ओर कल्पनातीत गति से बढ़ने लगेंगे। आपकी सबसे प्रबल शक्ति, मानसिक तस्वीर देखने की आपकी योग्यता शायद आपकी सबसे प्रबल शक्ति है। आपके जीवन के सभी सुधार आपकी मानसिक तस्वीरों से शुरू होते हैं। आप आज जहां हैं और जो हैं काफी हद तक उन मानसिक तस्वीरों के कारण है जो इस वक्त आपके चेतन मन में है। जब आप भीतर से अपनी मानसिक तस्वीरों को बदल लेते हैं तो आपका बाहरी संसार उन तस्वीरों के अनुरूप बदलने लगेगा। मानसिक तस्वीर देखने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है। यह आपके जीवन में उन लोगों, परिस्थितियों और संसाधनों को आकर्षित कर देता है जिनकी जरूरत आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए होती है। मानसिक तस्वीर देखने से अनुरूपता का नियम में सक्रिय हो जाता है।
जो कहता है जैसा भीतर वैसा बाहर। जब आप भीतर से अपनी मानसिक तस्वीरों को बदलते हैं तो आपका बाहरी संसार आईने की तरह बदलने लगता है। हमने बताया था आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा समय सोचते हैं। उसी तरह आप जिसकी मानसिक तस्वीर सबसे ज़्यादा समय देखते हैं वो भी बन जाते हैं। वेन डायर कहते हैं जब आप इस पर यकीन कर लेंगे तो आप इसे देख लेंगे। जिम कैथकार्ट कहते हैं जो व्यक्ति आप देखते हैं वही आप बनेंगे। डेनिस वेटली कहते हैं कि आपकी मानसिक तस्वीरें आपके जीवन के आगामी आकर्षणों का प्रीव्यू है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कल्पना तथ्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार कल्पना विश्व पर राज करती है। नेपोलियन हिल ने कहा था इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और यकीन कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। भविष्य दृष्टि का महत्व। हर युग के सभी लीडर्स का सबसे अहम गुण है भविष्य दृष्टि। इसका मतलब है कि वे वास्तविक बनने से पहले ही आदर्श भविष्य की मानसिक तस्वीरें देख सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं। जिस तरह वाल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनने से कई साल पहले स्पष्टता से आनंदपूर्ण साफ सुथरा परिवार केंद्रित एम्यूजमेंट पार्क देख लिया था, उसी तरह आपके जीवन की हर सार्थक चीज किसी न किसी तरह की मानसिक तस्वीर से शुरू होती है। आप हमेशा किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज की मानसिक तस्वीर देख रहे हैं। जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोचते हैं, अतीत की घटना को याद करते हैं, आने वाली घटना की कल्पना करते हैं या दिव्य स्वप्न भी देखते हैं तो आप इसकी मानसिक तस्वीर देख रहे हैं। यह अनिवार्य है कि आप अपने मस्तिष्क की मानसिक तस्वीर देखने की इस क्षमता का प्रबंधन और नियंत्रित करना सीख लें। इसे लेजर बीम की तरह उन लक्ष्यों पर केंद्रित कर लें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उस सफलता को देखें जिसे आप चाहते हैं। सफल लोग वे होते हैं जो पहले से उस सफलता की मानसिक तस्वीर देखते हैं जिसका वे आनंद लेना चाहते हैं। हर नए अनुभव से पहले सफल व्यक्ति पुरानी सफलता के पुराने अनुभवों की मानसिक तस्वीरें याद करता है जो आने वाले घटना के अनुरूप होती है। सफल सेल्समैन सफल सेल्स परिस्थितियों की मानसिक तस्वीर देखेगा और उन्हीं को याद करेगा। सफल वकील सफल मुकदमे के प्रदर्शन की मानसिक तस्वीर देखेगा और उन्हीं को याद करेगा। सफल डॉक्टर या सर्जन अतीत में किसी रोगी के सफल उपचार की मानसिक तस्वीर देखेगा और उन्हीं को याद करेगा। दूसरी तरफ असफल लोग भी मानसिक तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अपने खिलाफ। असफल लोग किसी नई घटना से पहले अपनी असफलता के पुराने अनुभव याद करते हैं, उन पर विचार करते हैं और उन्हीं के मानसिक तस्वीरें भी देखते हैं। वे लगातार उस पिछली घटना के बारे में सोचते हैं जब वे उस क्षेत्र में असफल हुए थे या उन्होंने खराब प्रदर्शन किया था। वे दोबारा असफल होने की कल्पना करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि घटना होने से पहले ही उसका अवचेतन मन उनकी प्रोग्रामिंग सफलता के बजाय असफलता के लिए कर देता है। अपने मन को रोमांचक तस्वीरों से भर दें। आपका बाहरी प्रदर्शन हमेशा आपकी भीतरी आत्म छवि के अनुरूप होता है। आपको आत्म छवि उन मानसिक तस्वीरों से बनती है जिनके माध्यम से आप अपने मस्तिष्क को पोषण देते हैं। और यहाँ अच्छी खबर यह है कि आपका अपने मानसिक तस्वीरों पर पूरा नियंत्रण भी होता है। आप अपने मस्तिष्क को रोमांचक सफलता की सकारात्मक छवियों से पूरी तरह भर सकते हैं या फिर असफलता की छवियों को अपने ऊपर हावी होने की अनुमति भी दे सकते हैं। इस चीज का चुनाव आपके हाथों में है। अपने जीवन में जो भी चीज हासिल की है या नहीं की है वो लगभग हर चीज मानसिक तस्वीरों के इस्तेमाल या दुरुपयोग का परिणाम है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि आपने सकारात्मक रूप से जिस चीज की मानसिक तस्वीर देखी थी वो अंततः आपके जीवन में साकार हो भी गई। आपने पढ़ाई पूरी करने की मानसिक तस्वीर देखी और आपने ये काम कर लिया। आपने अपनी पहली कार खरीदने की मानसिक तस्वीर देखी और आपने इसे खरीद लिया। आपने अपने पहले रोमांस या रिश्ते की मानसिक तस्वीर देखी और आपको सही व्यक्ति मिल गया। आपने यात्रा करने, नौकरी पाने, मकान खोजने या निश्चित कपड़े खरीदने की मानसिक तस्वीरें देखी और ये सारी चीजें सच हो गई। अपनी मानसिक तस्वीरों की बागडोर अपने हाथ में थामें। आप जिंदगी भर से मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति का लगातार इस्तेमाल करते आ रहे हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस शक्ति का इस्तेमाल संयोग से या अनियोजित तरीके से करते हैं। कई बार खुद की मदद करने के लिए और कई बार तो खुद को चोट पहुंचाने के लिए। आपका लक्ष्य मानसिक तस्वीरों की प्रक्रिया का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेना होना चाहिए। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपका मस्तिष्क और मानसिक तस्वीरें
लगातार मनचाही वस्तुओं और मनचाहे स्वरूप पर केंद्रित रहें। अनिवार्य व्यक्ति अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को ज्यादातर इतिहासकार अमेरिका की स्थापना के लिए अनिवार्य मानते हैं। उनकी जिंदगी गरीबी में शुरू हुई थी। वे एक छोटे से मकान में पैदा हुए और उनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा, लेकिन वे महत्वाकांक्षी थे और कम उम्र में ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे अपने चरित्र और व्यक्तित्व को ऐसा ढालेंगे, वो आकार देंगे कि वे सफल और सम्मानित बन सकें। वृद्धावस्था में उन्होंने मैनर्स और व्यवहार के 130 नियमों की पुस्तक को मार्गदर्शक बना लिया। उन्होंने ये पुस्तक बार बार पढ़ी और अंततः ये उन्हें पूरी याद हो गई। उसके बाद उन्होंने लोगों के सोच व्यवहार करते समय सर्वश्रेष्ठ शिष्टाचार और मैनर्स का अभ्यास किया। अमेरिकी क्रांति में सशक्त व्यक्ति बनकर उभरे जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेशों के सबसे शिष्ट व्यक्तियों में से एक माना जाता है। अपना चरित्र विकसित करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के संस्थापक, उल्लेखनीय राजनेता, कूटनीतिक और आविष्कारक थे। वे अमेरिका के पहले मिलियनेयर भी थे। शुरुआत में वे फिलाडेल्फिया के फक्का लड़के थे जो एक छोटी सी प्रिंटिंग कंपनी में अप्रेंटिस थे। वे मुफट और विवादी प्रकृति के थे तथा इस वजह से अक्सर लोगों को अपना दुश्मन बना लेते थे, जो बाद में उनके अवसरों को मिटाने की कोशिश करते थे और उनकी तरक्की नहीं होने देते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने जीवनी में लिखा है कि अपने युवावस्था के एक निश्चित बिंदु पर उन्हें एहसास हुआ कि इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि अपने व्यक्तित्व के कारण वे दीर्घकालीन सफलता नहीं पा सकते। इसलिए उन्होंने अपने भीतर कुछ खास गुणों को विकसित करने का फैसला किया, जैसे संजीदगी, विनम्रता, संयम, अनुशासन और ईमानदारी। उन्हें महसूस हुआ अगर वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें ये गुण सीखने ही होंगे। हफ्ते दर हफ्ते कई सालों तक वाशिंगटन और फ्रैंकलिन ने मानसिक तस्वीरें देखने का अभ्यास किया। उन्होंने उस गुण के बारे में सोचा जिसे वे अपनाना चाहते थे। उन्होंने मानसिक कल्पना की कि उनमें वो गुण आ चुका है। दूसरे लोगों के साथ अपने हर व्यवहार में उन्होंने इस आंतरिक दर्पण में झांक कर तय किया कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। फिर उन्होंने उस आदर्श अंदरूनी तस्वीर के अनुरूप व्यवहार किया। समय के साथ इन मानसिक तस्वीरों की छाप उनके अवचेतन मन पर इतनी गहरी हो गई कि गुण और व्यक्ति एक हो गए। आप वही हैं जो आप बन सकते हैं। पियरो फेरिको ने अपने पुस्तक व्हाट वी मे बी में बताया है आप अपना मनचाहा गुण कैसे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस गुण पर लगातार ध्यान देना होगा और ये कल्पना करनी होगी कि ये गुण आप में पहले से ही है। जिस गुण को आप चाहते हो उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में सीखें और खास तौर पर कल्पना करें कि आप उस गुण का अभ्यास कर रहे हैं। अरस्तु ने लिखा था, किसी अविकसित गुण को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका ये कल्पना करना है और हर दृष्टि से इस तरह व्यवहार करना है जैसे आप में पहले से ही वो गुण मौजूद हो। खुद को उस तरह देखें और सोचें जैसे आप बन सकते हैं, उस तरह ना देखें जैसे आप सचमुच हैं। धीरे धीरे आप अपनी कल्पना के अनुरूप बन जाएंगे। अपने मानसिक तस्वीरों को बदलें। सारांश यह है, आप हर घंटे हर मिनट जो मानसिक तस्वीरें देखते हैं उनसे आप अपने व्यक्तित्व और चरित्र को आकार देते हैं व ढालते हैं। अपने मानसिक तस्वीरों को बदलकर आप अपने सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को बदल देते हैं। आप दूसरों से व्यवहार करने के तरीके को बदल देते हैं और उनकी प्रतिक्रिया को भी आप अपने प्रदर्शन और परिणामों को बदल देते हैं। कल्पना में आप अपने जो सर्वश्रेष्ठ छवि देख सकते हैं वैसे ही सचमुच भी बन सकते हैं। ये सब मानसिक तस्वीरें देखने के सृजनात्मक प्रयोग का हिस्सा है। अपने सर्वश्रेष्ठ अर्धस्तर का प्रदर्शन करें। पेशेवर खेल जगत में एक प्रशिक्षण विधि है जिसे मानसिक अभ्यास कहा जाता है। हर क्षेत्र के शीर्षस्थ खिलाड़ी शारीरिक रूप से सक्रिय प्रतिस्पर्धा में उतरने से पहले मानसिक अभ्यास करते हैं। वे हर प्रतिस्पर्धा से पहले खुद को अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करता देखते हैं। किसी बड़ी प्रतियोगिता के दिन पहले से वे बार बार सफल प्रदर्शन की मानसिक तस्वीरें देखने लगते हैं। वे पुरानी प्रतिस्पर्धाओं के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों को लगातार याद करते हैं और उनकी मानसिक फिल्म बार बार अपनी मानसिक स्क्रीन पर चलाते हैं। वे खुद को बार बार अच्छा प्रदर्शन करते देखते हैं और शिखर प्रदर्शन से मिलने वाली खुशी तथा संतुष्टि महसूस करते हैं। वे आने वाले प्रतिस्पर्धा में भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में रोमांचित और खुश हो जाते हैं और जब प्रतिस्पर्धा शुरू होती है तो जहां तक उनका सवाल है वे पहले ही जीत चुके होते हैं।
सुकून से बैठें और मनचाहा परिणाम देखें। मिसाल के तौर पर फिगर स्केटर्स बार बार अपने स्केटिंग रूटीन्स का संगीत सजाते हैं, जब वे गहरी शांति में आंखें बंद करके ये कल्पना करते हैं कि वे बर्फ पर स्केटिंग कर रहे हैं। मन में स्केटिंग करने का एक लाभ ये होता है कि वे कभी नहीं गिरते या उनसे एक भी गलती नहीं होती। बर्फ पर सचमुच उतरने से पहले वे अपने मन में बार बार खुद को आदर्श स्केटिंग करता देखते हैं। उस समय तक उनके अवचेतन मन को यह प्रशिक्षण मिल जाता है कि वह आराम से और बेहतरीन तरीके से उनके रूटीन्स पूरे करवाएं। आपके भौतिक शरीर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता। आपकी उंगलियां या पैर के नाखूनों की छोटी से छोटी गतिविधि पर भी आपके केंद्रीय कंप्यूटर यानी आपके दिमाग का नियंत्रण होता है। आपका दिमाग ही आपकी शारीरिक गतिविधियों के संयोजन के लिए आपके रीढ़ और पूरे शरीर की मांसपेशियों को नर्वस एनर्जी का आवेग भेजता है। जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप दरअसल अपने मास्टर कंप्यूटर को प्रशिक्षित करते हैं। आप अपने मस्तिष्क को प्रोग्रामिंग करके उस आदर्श प्रदर्शन को प्रेरित करते हैं जो आप अपने शरीर से कराना चाहते हैं। मानसिक तस्वीर देखने के चार हिस्से हैं जिन्हें सीख कर और जिनका अभ्यास करके आप इस अविश्वसनीय शक्ति से जिंदगी भर बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं। कितनी बार? मानसिक तस्वीर देखने का पहलू है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आप किसी खास लक्ष्य के हासिल होने या किसी खास घटना या परिस्थिति में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को मानसिक तस्वीर कितनी बार देखते हैं? आप जितनी ज़्यादा बार अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन या परिणाम की स्पष्ट मानसिक तस्वीर दोहराएंगे, आपका अवचेतन मन उसे उतने ही जल्दी स्वीकार करेगा और उतनी ही जल्दी यह आपकी वास्तविकता में प्रकट होगा। कितनी लंबे समय तक? मानसिक तस्वीर देखने का दूसरा तत्व है मानसिक छवि की अवधि, यानी आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में कितने समय के लिए देखते हैं। शांति की अवस्था में आप अक्सर कई सेकंड तक और कई बार तो कुछ मिनट तक अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की मानसिक तस्वीर कायम रख सकते हैं। आप अपने मानसिक तस्वीर को जितनी ज़्यादा देर तक कायम रखेंगे, यह आपके अवचेतन मन पर उतनी ही ज़्यादा गहरी छाप छोड़ेगी और उतनी ही तेजी से आपके आगामी प्रदर्शन में व्यक्त होगी। कितनी स्पष्टता से? मानसिक तस्वीर का तीसरा तत्व है अस्पष्टता। आप कितने स्पष्टता से अपने दिमाग में अपना इच्छित लक्ष्य या परिणाम देखते हैं, इसी से यह तय होगा कि यह कितनी जल्दी साकार होता है। मानसिक तस्वीर देखने का यह लक्ष्य ही आकर्षण के नियम और अनुरूपता के नियम की शक्तियों का स्पष्ट करता है। आपकी इच्छा की स्पष्टता सीधे सीधे यह तय करती है कि वो चीज़ आपके आसपास की दुनिया में कितनी जल्दी प्रकट होती है। यहाँ एक दिलचस्प बिंदु है, जब आप अपने लिए कोई नया लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य की तस्वीर आमतौर पर आपके लिए अस्पष्ट और धुंधली होगी। हो सकता है आपको जरा भी अंदाजा ना हो पाए कि सफल लक्ष्य आखिर होता कैसा दिखेगा, लेकिन आप जितनी ज़्यादा बार इसे लिखेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे और इसे मानसिक रूप से दोहराएंगे, ये लगातार उतना ही ज़्यादा स्पष्ट होता चला जाएगा और अंततः यह आपके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगा। फिर एक बिंदु पर लक्ष्य अचानक आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा, ठीक उसी रूप में जैसे आपने कल्पना की थी। कितनी गहनता से? मानसिक कल्पना का चौथा तत्व है गहनता, यानी आप अपने तस्वीर के साथ कितनी भावना का समावेश करते हैं। वास्तव में यह मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हिस्सा है। अगर आपकी भावना पर्याप्त प्रबल है और आपकी तस्वीर पर्याप्त स्पष्ट है तो कई बार तो आपका लक्ष्य तत्काल साकार हो जाएगा। प्राकृतिक तटस्थ है, जाहिर है आवृत्ति, अवधि, स्पष्टता और गहनता के तत्व आपकी मदद भी कर सकते हैं और चोट भी पहुंचा सकते हैं। प्रकृति की तरह ही मानसिक तस्वीर को शक्ति भी तटस्थ होती है। दुधारी तलवार की तरह ये किसी भी दिशा में काट सकती है। यह आपको सफल भी बना सकती है और असफल भी। मानसिक तस्वीर आपको वो दे देगी जिसकी आप स्पष्टता और गहनता से कल्पना करते हैं, चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बुरी। मिसाल के तौर पर चिंता नकारात्मक लक्ष्य निर्धारण का एक रूप है। यह डर के साथ उस चीज़ के बारे में सोचने, कल्पना करने और मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया है जिसे आप नहीं चाहते हैं। जब आप चिंतन करते हैं तो आप मानसिक तस्वीर का नकारात्मक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। परिणाम ये होगा कि जिस समस्याओं को आप नहीं चाहते हैं वही आपके जीवन की ओर आकर्षित हो जाएंगी। जॉब 3/25 में जॉब का कथन है, जिस चीज़ का मुझे भारी डर था वही मेरे सामने आ गई है। इसका अर्थ नकारात्मक मानसिक तस्वीर के अप्रिय परिणामों से है। आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा
कि आप मानसिक तस्वीर की शक्ति का कैसा इस्तेमाल करते हैं। अपने सपनों के घर की डिज़ाइन बनाना। विवाह के बाद हमारे पास बहुत कम पैसा था और जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो यह थोड़ा बहुत पैसा भी जल्दी ख़त्म हो गया। बहरहाल सभी दंपतियों की तरह हम भी इस बारे में बातें करते रहते थे कि किसी दिन हमारे पास सपनों का घर होगा। हम पूरे परिवार के लिए आदर्श मकान में जीने के सपने देखते थे। अंततः हमने फैसला किया कि हम अपने सपनों के घर को हासिल करने के लिए मानसिक तस्वीर की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि हम उस वक्त किराए के मकान में रह रहे थे और हमारे पास बहुत कम पैसा था, लेकिन हमने कई ऐसे पत्रिकाओं की सदस्यता ले ली जिनमें देश के बिकाऊ सुंदर घरों का वर्णन किया जाता था। हम बेटर होम्स एंड गाइडेंस और आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट पढ़ने लगे। वीकेंड्स पर हम शहर के सबसे अच्छे इलाकों में बिकाऊ घर देखने जाते थे। हम सुंदर महंगे घरों के कमरों में चलते थे और वैसे माहौल में जीने की कल्पना करते थे। यह प्रक्रिया अंततः काम करेगी, इस आस्था के साथ हमने एक स्क्रैप बुक बनाई जिसमें सुंदर मकानों की तस्वीरें और वर्णन था। समय के साथ हमने 42 चीज़ों की सूची बनाई जो हम अपने आदर्श मकान में चाहते थे। इस दौरान मैं अपनी नौकरी करता रहा, अपना बिजनेस बढ़ाता रहा, हमारी आमदनी बढ़ती रही और हमारी बचत भी। इस प्रक्रिया को शुरू करने के 1 साल के भीतर हम किराए के मकान को छोड़कर एक सुंदर मकान में रहने चले गए जिसे हमने एक सुंदर इलाके में खरीदा था। ये कई मायनों में आदर्श था, लेकिन हम अपने दिल में जानते थे यह हमारे सपनों का घर नहीं था। धैर्य अनिवार्य है। 1.5 साल बाद हमने एक बार फिर इलाका बदला और सैन डिएगो पहुंच गए। 1 महीने तक शहर भर के दर्जनों बिकाऊ मकान दिखने के बाद हम ऐसे घर में गए जो 2 दिन पहले ही विक्रय सूची में आया था। उसे एक नज़र देखने भर से ही हम तत्काल जान गए हमें अपने सपनों का घर मिल गया है। हमने बिना बोले एक दूसरे की तरफ देखा और मकान को अच्छी तरह देखा। हम दोनों की एक ही राय थी। 2 महीने की सौदेबाजी के बाद उसकी कीमत तय हुई। इसके बाद 5 महीने फाइनेंसिंग की व्यवस्था करने में लग गए, लेकिन सही समय पर हम अपने सपनों के घर के मालिक बन गए और तब से वहीं रह रहे हैं। बाद में पता चला हमने अपने आदर्श घर के लिए 42 बिंदुओं की जो सूची बनाई थी, इस मकान में उसमें से 41 थे। छरारा सोचें। ज़्यादातर लोग शारीरिक रूप से फिट और छरारा होना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक आपको बता देंगे ये तभी संभव है जब आप छरारा सोचें। आप छरारेपन की मानसिक तस्वीर बना लें। इसका एक तरीका उस व्यक्ति का फोटो लेना है जिसके पास अपना मनचाहा छरारा शरीर है। फोटो में उसके सिर की जगह अपना सिर लगा लें। इस तस्वीर को अपने फ्रिज के ऊपर चिपका दें। इसकी बहुत सारी प्रतियां बनवा लें और उन्हें अपने पूरे घर में चिपका दें। जब भी आप सुंदर शरीर के साथ अपनी तस्वीर देखेंगे तो हर बार आपका अवचेतन मन इसे ग्रहण कर लेगा। अंततः आप पाएंगे कि आप कम खा रहे हैं और ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं। आपकी बाहरी वास्तविकता जल्द ही आपकी आंतरिक तस्वीर के अनुरूप हो जाएगी। अपने आत्मा का साथी चुनें। अविवाहित लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि वे अपने आत्मा का साथी कैसे खोज सकते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्या उन्होंने इसकी सूची और तस्वीर बनाई है कि उनके आत्मा का साथी कैसा दिखेगा। वे हमेशा हैरान होते हैं और कई बार तो अपमानित भी महसूस करते हैं। वे कहते हैं मैं जब उससे मिलूंगा तो आप अपने आप उसे पहचान जाऊंगा। लेकिन ये इस तरह से नहीं होता। लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है। अगर आपके मन में यही स्पष्ट नहीं है आप क्या चाहते हैं तो आपके पास अंत में कोई दूसरी ही चीज आ जाती है। मैं इन अविवाहित लोगों को सलाह देता हूं कि वे बैठकर अपने आदर्श व्यक्ति का पूरा विवरण लिखें और उसके हर उस गुण को शामिल करें जिसे वे अपनी आत्मा के साथी में देखना चाहेंगे। मैं उनसे उम्र, स्वभाव, व्यक्तित्व, रुचियों, जीवन मूल्यों, पृष्ठभूमि, हास्यबोध, महत्वाकांक्षा के स्तर आदि सभी बातों के बारे में स्पष्ट होने को कहता हूँ। इसके बाद जो होता है वह बेहद आश्चर्यजनक है। मेरा एक अच्छा दोस्त है जिसने मेरे 3 दिन के सेमिनार में भाग लिया। उसके ठीक बाद वो ये काम करने लगा। 10 महीने बाद वह ऐसी महिला से मिला जो उसके लिखे विवरण से हूबहू मेल खाती थी। जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। उनके 2 सुंदर बच्चे हो गए और मिलने के पहले पल से ही वे सुखी हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको भी इस तकनीक को आजमाना चाहिए। जो होगा उससे आपको सुखद आश्चर्य हो सकता है। जैसा भीतर वैसा बाहर। मानसिक तस्वीर का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को बेहतर बना सकते हैं। इस पुस्तक में मैंने पहले आदर्शीकरण के प्रयोग के बारे में बात की है। इस प्रक्रिया में एक आदर्श तस्वीर बनाई जाती है
कि आपकी जिंदगी भविष्य में कैसी होने दिखेगी। आदर्शीकरण मानसिक तस्वीर देखने का एक रूप है। याद रखें, आप उस टारगेट पर निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख ही ना सकते हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप अंततः उसे हासिल कर लेंगे। अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय। लक्ष्य निर्धारण की तरह ही मानसिक तस्वीर देखने का सर्वश्रेष्ठ समय भी देर रात और सुबह जल्दी है। जब आप सोने जाने से ठीक पहले अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर इस तरह देखते हैं जैसे वे पहले ही साकार हो चुके हों, तो आपका अवचेतन मन उन्हें ज्यादा गहरे स्तर पर स्वीकार कर लेता है। फिर यह अगले दिन आपके शब्दों और कार्यों को इस तरह व्यवस्थित कर देता है कि आप वैसा ही करें और कहें जो आपके लक्ष्यों को वास्तविकरण के करीब ले आए। मानसिक तस्वीर देखने का एक और समय है सुबह। पहले चीज, आप दिन में क्या हासिल करना चाहते हैं, इसकी स्पष्ट मानसिक तस्वीर इस संभावना को बढ़ा देगी कि आप उन परिणामों को हासिल कर लेंगे ठीक उसी तरह जिस तरह आपने कल्पना की थी और ठीक उसी समय पर। सारे सुधार की शुरुआत, एक बार फिर दोहरा दूं, आपकी जिंदगी के सभी सुधार आपके मानसिक तस्वीरों के सुधार से शुरू होते हैं। आज ही अपने मस्तिष्क में तस्वीरों की बाढ़ ला दें जो आप बनना चाहते हैं, वैसे जिंदगी जैसे आप जीना चाहते हैं और वे लक्ष्य जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। पत्रिकाओं और अखबारों से वे तस्वीरें काटें जो आपके लक्ष्यों और इच्छाओं के अनुरूप हों। उन्हें हर जगह लगा दें, उनके नियमित समीक्षा करें, उनके बारे में अक्सर बातचीत करें, लगातार उनकी कल्पना करें। जीवन में सकारात्मक मानसिक तस्वीरें देखने की आदत डालें। लगातार अपने आदर्श लक्ष्यों और आदर्श भविष्य की कल्पना करें और सपने देखें। इससे आपकी संभावना इतनी तेजी से साकार होगी जितनी किसी दूसरे तरीके से नहीं होगी। यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है और अध्याय 17 चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट होता है, जिसका टाइटल है अपने अतिचेतन मन को सक्रिय करें। व्यक्तिपरक मस्तिष्क पूरी तरह से वस्तुपरक मस्तिष्क के नियंत्रण में रहता है। व्यक्तिपरक मस्तिष्क इस पर जो भी छाप छोड़ता है उसे पूरी निष्ठा से अंतिम परिणाम तक ले जाता है। इसे कहा है थॉमस टोवर्ड ने। कल्पना करें कि आप अभी अभी किसी नए मकान में रहने आए हैं और इसका पुराना मालिक जाने से ठीक पहले आपको अकेले में ले जाता है। वो बताता है कि बेसमेंट में एक खास कमरा है जिसमें एक अद्भुत कंप्यूटर रखा है। आप उस कंप्यूटर में किसी भी लक्ष्य या सवाल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और यह आपको ठीक समय पर बिल्कुल सही जवाब बता देगा। इसने हर बार सफलतापूर्वक काम किया है और हर जवाब बिल्कुल सही साबित हुआ था। कल्पना करें कि इससे आपके जीवन में कितना अविश्वसनीय फर्क आ सकता है। सच तो यह है, आपके पास ऐसा कंप्यूटर मौजूद है, यह हर समय आपके लिए उपलब्ध है। इसे अतिचेतन मस्तिष्क कहा जाता है। यह इतिहास में खोजी गई सबसे प्रबल शक्ति है और आप जब चाहें इसका दोहन कर सकते हैं। इस पूरी मस्तिष्क में मैंने दोहराया है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर समय सोचते हैं और जिसे भी आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप पा सकते हैं। इसके अलावा हमने आकर्षण तथा अनुरूपता के नियमों पर बात की थी और पूरी स्पष्टता से तय करने के महत्व पर भी कि आप क्या बनना, पाना और करना चाहते हैं। हर मामले में मैं अप्रत्यक्ष रूप से अतिचेतन मस्तिष्क की शक्ति का ही जिक्र कर रहा था। युगों युगों का रहस्य। अतिचेतन मस्तिष्क से संबंधित ज्ञान हजारों साल पुराना है और इसका उल्लेख भी पूरे इतिहास में मिलता है, लेकिन ये गोपनीय ज्ञान ज्यादातर समय योगियों और गूढ़ विद्याओं के ज्ञाताओं तक सीमित रहा। सामान्य व्यक्ति इसे नहीं पा सकते थे और इसे सिर्फ प्राचीन विश्व के रहस्यवादी संप्रदायों में कई वर्षों के निष्ठापूर्ण अध्ययन के बाद ही सिखाया जाता था। पिछले 100 सालों में ही अतिचेतन मस्तिष्क संबंधी ज्ञान आम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रहा है। एक में 3 मस्तिष्क। साइकोथेरेपी के संस्थापक सिगमंड फ्रायड ने 1895 में 3 मस्तिष्कों ईगो, इड और सुपर ईगो के बारे में लिखा और उनका ज्यादातर काम अनुभूति के 3 अलग अलग तत्वों पर आधारित था। ईगो का वर्णन मैं हूं या मस्तिष्क के उस हिस्से के रूप में किया गया जो जागरूक और चौकस है, जो बाहरी संसार से निपटता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है और कदम उठाता है। हम इसे चेतन मस्तिष्क कहते हैं। सिगमंड फ्रायड का इड मस्तिष्क का चेतन हिस्सा है जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। ये स्मृतियों और भावनाओं का विशाल भंडार है जहां हमारे सभी पुराने विचार, निर्णय और अनुभव एकत्रित होते हैं। ये स्वचालित होते हैं, ये हमारे शरीर को चलाता है तथा हमारे विचार और भावनाओं को अतीत के अनुभवों के अनुरूप रखता है।
सिगमंड फ्रायड जिसे सुपर ईगो या विचार का तीसरा आयाम कहते हैं, उसे रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने ओवरसोल कहा था। फ्रायड के विद्यार्थी अल्फ्रेड एडलर ने इसे सामूहिक अवचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस की संज्ञा दी थी और फ्रायड से अलग हो गए कार्ल युंग ने इसे अति चेतन सुपर कॉन्शियस नाम दिया था। नेपोलियन हिल ने इसे असीमित प्रज्ञा कहा था और बताया था कि अमेरिका के लगभग सभी सफल लोगों ने अपने कैरियर में इसका लगातार इस्तेमाल किया था और अपने ज्यादातर महत्वपूर्ण सफलताओं और उपलब्धियों के लिए इसे ही श्रेय दिया था। इतालवी मनोवैज्ञानिक रॉबर्टो असेग्युलो और बाकी लोगों ने इसे अतिचेतन मस्तिष्क या ईश्वरीय मस्तिष्क कहा था। आप इसे चाहे जो नाम दें, ये एक महान सशक्त शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी समय कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जिसे आप सचमुच पाना चाहते हैं, बशर्ते आप इसकी इच्छा शिद्दत से करें, पर्याप्त लंबे समय तक करें और कड़ी मेहनत करें। समस्त सफलताओं का स्रोत इतिहास के सभी क्षेत्रों में सभी महान अनायास सफलताएं ब्रेक थ्रूज अतिचेतन कारावधि का ही परिणाम रही है। जब भी आपके मन में अचानक कोई महान विचार या ज्ञान आया जिससे कोई समस्या सुलझा गई हो या कोई दुविधा दूर हो गई हो, तो यकीन मानिए आपको अतिचेतन अनुभव हुआ था। महान वैज्ञानिक सफलताएं मूलतः अतिचेतन से ही संबंधित थी, जैसे डीएनए की खोज या सीरेमैक्स को विद्युत के साथ जोड़ने का विचार जिसने सुपर कंडक्टिविटी की खोज को प्रशस्त किया। महान संगीतकारों ने अपनी संगीत रचना में बार बार अपने अतिचेतन मस्तिष्कों का दोहन और इस्तेमाल किया। मोजार्ट लिखना शुरू करने से पहले अपने मस्तिष्क में पूरा ओपेरा देख सकते थे और हर दृष्टि से आदर्श हुआ करता था। फिर वे अपने मानसिक तस्वीर से ओपेरा को कागज पर उतार देते थे जिसमें एक भी गलती नहीं होती थी। उस ओपेरा को बिना किसी बदलाव के जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता था। संगीत के इतिहास में ऐसी चीज पहले कभी नहीं हुई थी। बीथोवन ने अपनी महानतम संगीत रचनाएं बहरा होने के बाद की। वे कागज पर लिखने से पहले उन्हें अपने दिमाग में देख और सुन सकते थे। भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंस लू गेहरिम्स बीमारी से इतने पंगु हैं कि उन्हें एक अक्षर लिखने के लिए भी एक खास कंप्यूटर की जरूरत होती है। बहरहाल अपने अतिचेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल करके उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक लिखी, जिसकी बदौलत वे दुनिया का सबसे मशहूर बेस्ट सेलिंग लेखकों में से एक बन गए। सर्वकालिक महानतम आविष्कारक थॉमस एडिसन ने यूएस पेटेंट ऑफिस से 1093 पेटेंट हासिल किए, जिनमें से लगभग सभी का उनके जीवन काल के दौरान ही व्यावसायिक उत्पादन होने लगा था। 1931 में उनकी मृत्यु के समय 17% अमेरिकी कर्मचारी थॉमस एडिसन के प्रोडक्ट के निर्माण और वितरण में लगे थे। एडिसन ने असंभव दिखने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने अतिचेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल किया और विद्युत, मोशन पिक्चर्स, साउंड रिकॉर्डिंग और ट्रांसमिशन सहित सैकड़ों अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक आविष्कार किए। अपने अतिचेतन मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए वे दिन में नियमित रूप से झपकी लेते थे और उन्हें वो ज्ञान मिल जाता था जिसकी बदौलत ढेर सारे आविष्कार संभव हुए। महान नियम: जब भी आप कोई महान और प्रेरक कलाकृति देखते हैं, अमर साहित्य या सुंदर कविता पढ़ते हैं, बेहतरीन संगीत सुनते हैं या उल्लेखनीय इमारत देखते हैं, तो आप अतिचेतन मस्तिष्क की सक्रियता के परिणाम देख रहे हैं। अतिचेतन गतिविधि का नियम, जो शायद आज तक खोजा गया सबसे महत्वपूर्ण मानसिक नियम है, यह है जिस भी विचार, योजना या लक्ष्य को चेतन मन में लगातार रखा जाता है, उसे अंततः अतिचेतन मस्तिष्क साकार कर देगा। जरा सोचे, आप सचमुच जो भी बनना, पाना या करना चाहते हैं वो आपके लिए संभव है। अगर आप इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो सके कि ये क्या है और फिर उसे अपने अतिचेतन मस्तिष्क तक नियमित रूप से पहुंचा सकें, तो आप इसे अंततः हासिल कर लेंगे। आपका अतिचेतन मस्तिष्क क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सीमाएं सिर्फ वही हैं जो आप अपने मस्तिष्क और कल्पना पर लगाते हैं। सही कार्य स्थिति: आपका अतिचेतन मस्तिष्क सबसे अच्छी तरह तब काम करता है जब आप शांति, आत्मविश्वास और शिथिल अपेक्षा की मानसिक अवस्था में होते हैं। जब भी आप एकांत में शिथिलता, रिलैक्सेशन का अभ्यास करते हैं, अपनी सारी चिंताएं छोड़ देते हैं और शांति से बैठ जाते हैं या प्रकृति से संपर्क में होते हैं, तो आपका अतिचेतन मस्तिष्क काम करने लगता है। जब भी आप मौन में जाते हैं और अपने भीतर की धीमी आवाज को सुनते हैं, तो आप अतिचेतन मन की कानाफूसी सुनने लगते हैं। आपकी अंतर्दृष्टि आपके नए घर के बेसमेंट में रखे कंप्यूटर के समतुल्य है। यह अतिचेतन मस्तिष्क के साथ आपका संपर्क है।
कई बार आपकी अंतर्दृष्टि मौन में आपसे इतनी तेज आवाज में बोलेगी कि इसके द्वारा दिए गए विचार या ज्ञान से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज को वस्तुओं के विस्थापन के बारे में अति चेतन प्रेरणा की कौन नहाते समय आई। वे इतने रोमांचित हो गए कि बाथरूम से बाहर निकलने और एथेंस की सड़कों पर नंगे दौड़ने लगे और चिल्लाने लगे, यूरेका, मैंने इसे खोज लिया है। आप भी अक्सर ऐसा ही महसूस करते हैं जब आपके मन में ऐसा कोई महान विचार या ज्ञान आता है जो किसी समस्या को सुलझा देता है या आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा देता है। अपने अतिचेतन को सक्रिय करना। आपका अतिचेतन स्पष्ट लिखित निश्चित लक्ष्यों से प्रेरित होता है जिनकी प्रबल इच्छा की जाए, नियमित मानसिक तस्वीर देखी जाए और उनकी दिशा में निरंतर मेहनत की जाए। जब भी आप रिलैक्स होते हैं, विशिष्ट परिणाम की मानसिक तस्वीर देखते हैं और उसमें भावना भरकर शिद्दत से चाहते हैं, तो आप अपने अतिचेतन मन को प्रेरित कर देते हैं ताकि वह आपको उस लक्ष्य को हासिल करने के विचार व ऊर्जा दे। कई बार अतिचेतन प्रेरणा आपको इतना ज्यादा ऊर्जावान या रोमांचित कर सकती है कि आप किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने या सोने में भी असमर्थ होंगे। ऐसे मामले में आपको मन में आने वाले हर विचार को पूरे विस्तार से लिख लेना चाहिए। इससे आपका मस्तिष्क खाली हो जाएगा और आप दोबारा सो सकेंगे। सौभाग्यशाली खोज और समकालिकता। अतिचेतन मन दो लक्षणों का स्पष्ट करता है जिनका अनुभव आपको जीवन भर होता रहता है। यह है सौभाग्यशाली खोज, सेरेंडिपिटी, और समकालिकता, सिंक्रोनिसिटी। आप अपने अतिचेतन मन का जितना ज्यादा इस्तेमाल करते जाते हैं, आपको इन दोनों अद्भुत अनुभवों का उतना ही ज्यादा आनंद मिलता जाता है। सौभाग्यशाली खोज जीवन की राह में सुखद खोज करने की प्रक्रिया है। जब भी आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है जिसकी आप सतत मानसिक तस्वीर देखते हैं और जिसकी दिशा में आप हर दिन काम करते हैं, तो आपके जीवन में अप्रत्याशित सुखद घटनाएं तथा अनुभव आने लगते हैं, आपको ज्यादा तेजी से अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। आपको पत्रिका में कोई लेख दिख सकता है या कोई दूसरा आपके सामने ऐसी बात कह सकता है जिसे आप पहले से ना जानते हो। आप टीवी पर कोई कार्यक्रम देख सकते हैं जिसमें ठीक वही विचार या ज्ञान मौजूद हो जिसकी जरूरत आपको किसी खास समस्या को सुलझाने के लिए हो या जो आपको किसी प्रमुख प्रश्न का जवाब हो। आप अक्सर ऐसी विपत्ति या अस्थायी असफलता भी पाएंगे जो आपके साथ उस पल होने के लिए बिल्कुल सही काम साबित होती है। अच्छाई की तलाश करें। दिलचस्प बात यह है, अगर आप हर स्थिति में अच्छाई की तलाश करेंगे तो आपको यह हमेशा दिख जाएगी। अपने साथ अच्छी चीजों की अपेक्षा करने का नजरिया ही उनके आने को बार बार प्रेरित करता है। अगर आप सौभाग्यशाली खोज के जादू में शांति और विश्वास के साथ यकीन रखते हैं तो आपको बार बार सौभाग्यशाली खोज के अनुभव होंगे जो जीवन में आपके असल लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। अर्थ से जुड़ी घटनाएं। दूसरा लक्षण जिसका आपको नियमित रूप से अनुभव होगा उसे समकालिकता कहा जाता है। यह ब्रह्मांड के फौलादी नियम यानी कारण और परिणाम के नियम से एक खास अर्थ में भिन्न है। कारण और परिणाम का नियम कहता है कि हर चीज किसी खास कारण से होती है और हर परिणाम का कारण खोजा जा सकता है। बहरहाल समकालिकता में एक ही समय में होने वाली दो घटनाओं के बीच एकमात्र संबंध वो अर्थ होता है जो आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य बनाकर उन्हें देते हैं। एक उदाहरण देखें, आप अपने आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य बनाते हैं। अगले सप्ताह आप बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से या तो नौकरी छोड़ देते हैं या आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। शुरुआत में तो यह विपत्ति जान पड़ती है, लेकिन अगले दिन कोई दोस्त आपसे पूछता है कि आपने किसी खास क्षेत्र में काम करने के बारे में सोचा है। जैसा कि आपको पता चलता है आपने पिछले साल उस क्षेत्र के बारे में कई लेख पढ़े हैं और आप उसमें जाने के बारे में सोच भी चुके हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते थे ऐसा कैसे करना है। आप इस दिशा में आगे जांच करने का फैसला करते हैं। आप इससे संबंधित किसी विकास करने वाली कंपनी को खोजने लगते हैं, उसमें नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं और काम भी शुरू कर देते हैं। मात्र साल भर बाद ही आप पाते हैं अब आप अपनी पहले वाली नौकरी से दोगुना कमाने लगे हैं और आपको इसमें ज्यादा मजा भी आने लगा है। आप पाएंगे इस अलग अलग घटनाओं के बीच कारण और परिणाम का कोई सीधा संबंध नहीं था। वे समय और स्थान में अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन उनमें एक चीज समान होती है, उन्होंने उस असली लक्ष्य को हासिल करने में मदद की जो आपने खुद के लिए तय किया था, अपनी आमदनी दोगुनी करना।
अपने अतिचेतन मस्तिष्क को प्रेरित करने के दो तरीके। अपने अतिचेतन मस्तिष्क को कर्म के लिए प्रेरित करने के दो तरीके हैं। पहला तो यह है, आप अपने लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लें और उसे पाने के लिए शिद्दत से काम करना शुरू कर दें। फिर आप जो भी कर रहे हो उसमें अपना पूरा दिल झोंक दें। हमेशा उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में बात करें, उसे लिखें। फिर आप जो भी कर रहे हो उसमें अपना पूरा दिल झोंक दें। हमेशा उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में बात करें, उसे लिखें, उसे दोबारा लिखें और हर दिन इसकी समीक्षा भी करते रहें। उस लक्ष्य को हासिल करने में जिस भी चीज़ से मदद मिल सके उससे जुड़ें और हर वो काम करें जो उस लक्ष्य को संभव बना सकता हो। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में सतत, संकल्पवान, प्रगतिशील कर्म के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपके साथ सभी तरह की सौभाग्यशाली खोजों तथा समकालिकता की घटनाएं होने लगेंगी। लोग आपकी मदद करने के लिए अप्रत्याशित जगहों से प्रकट होंगे। आपको फोन कॉल और मदद के प्रस्ताव मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे विचार और जानकारी मिलेगी जिसे आपने पहले कभी नहीं पाया होगा। आपके मन में ऐसे विचार आने लगेंगे और आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ज्यादा तेजी से लेकर जाएगा। आपके अतिचेतन मन को प्रेरित करने का दूसरा तरीका यह है, आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं और अपने दिमाग को कहीं और व्यस्त कर लें। मिसाल के तौर पर, जब आप छुट्टियों पर जाते हैं तो आप बाकी गतिविधियों में से अक्सर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लक्ष्यों या समस्याओं के बारे में सोचते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा रिलैक्स होंगे और छोड़ेंगे, शारीरिक दृष्टि और मानसिक दृष्टि से भी आपका अचेतन मन उतनी ही ज़्यादा तेजी से काम करना शुरू कर देता है। साथ ही आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से विचार और ज्ञान भी देने लगता है। दूसरे शब्दों में, आप जितनी ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं उतनी ही तेजी से आपका अतिचेतन मन आपके लिए काम करेगा। आपको अपने हर लक्ष्य पर दोनों विधियों को आजमाना चाहिए। सबसे पहले तो पूरे एकाग्र मन से लक्ष्य पर काम करें। समस्या सुलझाने के लिए अपने 100% ऊर्जा का इस्तेमाल करें। इसके बाद भी अगर आपको मनचाहा सफलता का अनुभव ना हो तो अपने दिमाग को किसी दूसरी जगह व्यस्त कर लें। कुछ समय आराम करें, छुट्टियों पर जाएं, शारीरिक व्यायाम करें और फिल्म देखने चले जाएं। कुछ समय के लिए इसके बारे में हर बात को पूरी तरह से भूल जाएं। फिर ठीक सही समय पर आपका अतिचेतन मन काम करने लगेगा और आपके सामने जवाब प्रकट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। आपका अतिचेतन मन आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से सटीक जवाब बिल्कुल सही समय पर सुझा देगा। इसलिए जब आपको अतिचेतन प्रेरणा मिले तो आपको फौरन काम करना चाहिए, देर ना करें। ये अक्सर समयबद्ध जानकारी होती है। अगर आपको काम करने या फ़ोन करने का आंतरिक प्रेरणा मिले तो उस पर तत्काल काम करें। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में आंतरिक अनुभूति महसूस होती है तो उस पर तत्काल अमल करें। ऐसा लगता है कि अतिचेतन कौन पर काम करने से ही अतिरिक्त अतिचेतन ज्ञान और प्रेरणाएं सक्रिय हो जाती हैं जो आपकी मदद करेंगी। 3 खास गुण अतिचेतन विचार या समाधान में 3 गुण होते हैं। पहला, यह समस्या के हर पहलू का जवाब देगा या यह आपको हर वो चीज़ देगा जिसकी ज़रूरत आपको अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए है। जवाब हर मायने में बिल्कुल पूर्ण होगा। दूसरा, यह स्पष्टता की अंधा बना देने वाली कौन होगी। अतिचेतन प्रेरणा सहज, सरल और स्थिति के हिसाब से पूरी तरह उपयुक्त होगी। तीसरा गुण, अतिचेतन समाधान आपको खुशी और रोमांच का जवाब प्रदान करेगा, यहाँ तक कि उल्लास भी। यह आपके सबसे चमकदार पलों में से एक बन जाएगा जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। जब भी आपको अतिचेतन समाधान मिलता है तो इसके साथ ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा भी मिलेगी जिसकी ज़रूरत आपको तत्काल कदम उठाने के लिए होती है। आप में तत्काल समाधान लागू करने की अदम्य इच्छा होगी। आप उस काम को करने के लिए बाकी हर चीज़ छोड़ना चाहेंगे और आप हमेशा सही होंगे। प्रमुख आवश्यकता है विश्वास। आपका अतिचेतन मन आपकी सबसे प्रबल शक्ति है। यह आपके लिए हर वक्त उपलब्ध और सुलभ है। आपको अपने अतिचेतन मन को डायल करने के लिए बस अपनी चाहत के बारे में पूरी स्पष्टता की ज़रूरत होती है। इसके बाद आपको पूरी शांति और विश्वास के साथ यह भरोसा करने की ज़रूरत होती है कि आपको जो जवाब चाहिए वो आपके पास ठीक उसी समय पर आ जाएगा जब आप उसके लिए तैयार होंगे। आप इस महान शक्ति में जितना ज़्यादा रिलैक्स होते हैं और जितना ज़्यादा विश्वास करते हैं, ये उतना ही बेहतर और तेजी से काम करेगी। ये कहा गया है, जब लोग अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनने लगते हैं तो वे महान बनने लगते हैं। जब आप अपनी अंतर्दृष्टि की आवाज़ को सुनने और अपने आंतरिक आवाज़ पर भरोसा करने की
नियमित आदत डाल लेते हैं तो आप शायद कभी गलती नहीं करेंगे। अपने अति चेतन मन का दोहन करके आप अपने पूरे जीवन को इस महान ब्रह्मांडीय शक्ति के सामंजस्य में लाने लगते हैं। आप एक के बाद एक हर लक्ष्य प्राप्त करेंगे और अपने हर काम में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपका प्लग किसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्रोत के सॉकेट में लगा दिया गया हो। यह ऊर्जा आपको बहुत कम कोशिश में बहुत ज्यादा हासिल करने में समर्थ बनाती है, जैसा आपके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। अपने जीवन के बारे में पलट कर सोचें और उन पलों को याद करें जब आपके अति चेतन मन में आपके लिए काम किया हो। अतीत में यह अनुभव अनियोजित और संयोगवश थे, लेकिन अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी स्पष्टता विकसित करने, उनकी नियमित समीक्षा करने और मानसिक तस्वीर देखने के द्वारा आप इस अति चेतन शक्ति का इस्तेमाल अपने पूरे जीवन में लगातार और सुनिश्चित तरीके से कर सकते हैं तथा इससे लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर अध्याय 17 समाप्त हुआ और यहाँ पर ये ऑडियो भी ब्रेक हुआ। आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।